तो अब हम लोग डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो सबसे पहले आता है मेम्ब्रेन, डर्मल से जो बोन बनती है उसके बारे में। तो दे ओसिफाई इन मेम्ब्रेन, यानी ये मेम्ब्रेन में बनती हैं और इंट्रा मेम्ब्रेनस में बनती हैं। मेम्ब्रेन में भी इंट्रा मेम्ब्रेन मेजेनकाइमल ओसिफिकेशन होता है एंड आर्थस डेराइव्ड फ्रॉम मेजेनकाइमल कंडेंसेशन, यहाँ से ये बनती हैं, डेराइव्ड होती हैं। बोन ऑफ द वॉलेट ऑफ स्कल एंड फेशियल बोन, इसके एग्जांपल हैं स्कल और फेशियल बोन। तो मेम्ब्रेन के कौन से हो गए? स्कल और फेशियल वाले हो गए। उसके बाद में आता है कार्टिलेजिनस बोन। दे ओसिफाई इन कार्टिलेजिनस और एंडोकॉन्ड्रियल ओसिफिकेशन। ठीक है, तो ये होता है वो कार्टिलेजिनस से बना होता है या फिर एंडोकॉन्ड्रियल ओसिफिकेशन से बना होता है एंड थस डेराइव्ड फ्रॉम परफॉर्म्ड कार्टिलेजिनस नोड्स मॉडल्स। तो यहाँ से डिराइव्ड होती हैं कार्टिलेजिनस मॉडल से। एग्जाम्पल की बात करें तो बोन्स ऑफ लिम्ब, लिम्ब की जो अपर लिम्ब लोअर लिम्ब है उन दोनों की बोन्स आती हैं। पीछे आपका वर्टिब्रल कॉलम आ गया और थोरेसिक केज आगे वाला रिब केज वो हो गया। ये सारी की सारी कार्टिलेजिनस बोन्स में आती हैं। उसके बाद में आता है मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस, जिसमें मेम्ब्रेन भी है कार्टिलेजिनस भी है, आपको नाम से पता चल रहा हो तो। दे ओसिफाई पार्टली इन मेम्ब्रेन एंड पार्टली इन कार्टिलेज, यानी आंशिक रूप से तो मेम्ब्रेन से भी होती हैं और आंशिक रूप से कार्टिलेज दोनों के अंदर बनती हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल की बात करें तो क्लेविकल आ गया, मैंडिबल आ गया, ओसिपिटल आ गया, टेम्पोरल आ गया, स्फेनोइड आ गया। उसके बाद में आती है सोमेटिक बोन्स। मोस्ट ऑफ द बोन्स आर सोमेटिक, सबसे ज़्यादा बोन्स है वो सोमेटिक ही होती हैं। फिर आता है विसरल बोन्स। दीज डेवलप फ्रॉम फेरेंजियल आर्क्स, जैसे हाइड बोन, पार्ट ऑफ मैंडिबल एंड ईयर ओसिक। तो ये विसरल बोन आती हैं। ठीक है, फिर आता है रीजनल क्लासिफिकेशन। रीजनल में एक्सियल अपेंडिकुलर दोनों आपको मैं बता चुका हूँ, जिसके अंदर स्कल आता है, वर्टिब्रल कॉलम आता है, थोड़ी केज आता है, और अपेंडिकुलर के अंदर बोन्स ऑफ लिम्ब, दोनों अपर लिम्ब है, बोर लिम्ब, लोअर लिम्ब, ये दोनों आते हैं। फिर आता है रीजनल क्लासिफिकेशन। रीजनल में आपको बता दिया मैंने दोनों। ठीक है, तो नेक्स्ट है स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन। स्ट्रक्चर का मतलब एक तो मैक्रोस्कोपिकली जिसकी साइज थोड़ा ठीक है, और एक थे माइक्रोस्कोपिकली। मैक्रोस्कोपिकली के अंदर जैसे कॉम्पैक्ट बोन आ गया, कैंसिलियस और स्पॉन्जी बोन आ गया। ठीक है, उसके बाद में एक इम्पोर्टेंट लॉ है वोल्फ का नियम, थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, इतना कुछ है नहीं। द बोन फॉर्मेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, यानी किसी भी बोन का बनना इस बात पे निर्भर करेगा कि उसके ऊपर कितना दबाव पड़ रहा है या फिर कितना उसके अंदर तनाव है। जैसे आपने देखा होगा कि जिम वगैरह करते हैं जो ज़्यादा वेट वगैरह उठाते हैं, उनकी मसल थोड़ी हैवी होती हैं, मतलब ग्रोथ ज़्यादा होती है उनकी। कारण क्या है? उसके ऊपर स्ट्रेस पड़ रहा है बोन के ऊपर, है ना। इसके लिए दो फोर्स होते हैं जो नॉर्मली इसके ऊपर अप्लाई होते हैं, एक तो टेंजाइल फोर्स है, एक कंप्रेसिव फोर्स है। ठीक है, बोथ कैन स्टिमुलेट बोन फॉर्मेशन इन प्रॉपर कंडीशन, और ये दोनों ही स्टिमुलेट कर सकते हैं बोन फॉर्मेशन को प्रॉपर कंडीशन के अंदर। तो वुल्फ लॉ है वो बोन फॉर्मेशन के ऊपर बात करता है कि बोन का फॉर्मेशन कैसे क्या होता है। ठीक है, तो मैक्रोस्कोपिकली के अंदर आपको मैंने बता दिया कॉम्पैक्ट बोन और कैंसिलियस बोन। उसके बाद में आता है माइक्रोस्कोपिकली। माइक्रो के अंदर देखिए लेमुलर बोन आती है, वोवन बोन आती है फीटल के अंदर, फाइब्रस बोन आती है, डेंटाइन बोन आती है, सीमेंट बोन आती है। सीमेंट टीथ में होती है, डेंटाइन भी टीथ में होती है। दीज आर 4 पार्ट्स ऑफ ए यंग ग्रोइंग बोन। किसी भी यंग ग्रोइंग बोन के 4 पार्ट्स होते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले एपिफाइसिस आता है, एपिफाइसिस के बाद में डाइफाइसिस आता है। एपिफाइसिस मैंने आपको बताया था कि सबसे लास्ट पार्ट जो होता है बोन का, अंतिम छोर जिसे बोलते हैं, वो होता है एपिफाइसिस। डाइफाइसिस सेंटर वाला पार्ट होता है बीच का, और मेटाफाइसिस इन दोनों के बीच वाला, जहाँ से डाइफाइसिस और ये एपिफाइसिस आपस में स्टार्ट होते हैं या फिर एक बंद होता है। ठीक है, एपिफाइसियल प्लेट। ठीक है, तो ये 4 पार्ट होते हैं, एपिफाइसिस, डाइफाइसिस, मेटाफाइसिस और एपिफाइसियल प्लेट। अब ओसिफिकेशन कैसे होता है, यानी डेवलपमेंट कैसे होता है बोन का, उसके बारे में देखते हैं। तो प्रोसेस है वो बोन फॉर्मेशन की प्रोसेस है। सारी की सारी बोन जो है वो डेवलप्ड होती हैं मेसेनकाइमल टिश्यू से। एम्ब्रियो के मेसेनकाइमल टिश्यू से डेवलप होती हैं बोन, और ओसिफिकेशन टेक प्लेस बाय सेंटर्स ऑफ ओसिफिकेशन एंड दीज आर मे बी प्राइमरी और सेकेंडरी। तो ओसिफिकेशन प्राइमरी भी हो सकता है और सेकेंडरी भी हो सकता है। प्राइमरी सेंटर्स अपीयर बिफोर बर्थ, यानी जन्म से पहले होते हैं प्राइमरी सेंटर्स, और सेकेंडरी होते हैं फ्रॉम एपिफाइसिस। सेकेंडरी सेंटर एपिफाइसिस से बनते हैं, प्राइमरी कहाँ से बनते हैं? जन्म से पहले।
फ्यूजन ऑफ एपिफाइसिस विद डायफाइसिस स्टार्ट एट प्यूबर्टी। तो डायफाइसिस का एपिफाइसिस के साथ में जो फ्यूजन है, जो संयोजन है, वो प्यूबर्टी के टाइम पे स्टार्ट होगा और कंप्लीट कब होगा? 25 साल की एज में, एंड कंप्लीट इन एज ऑफ 25 ईयर्स, आफ्टर विच नो मोर बोन ग्रोथ कैन टेक प्लेस। तो 25 साल के बाद में किसी भी टाइप की बोन की ग्रोथ नहीं होती, रुक जाती सारी की सारी। ओके। उसके बाद में था टाइप ऑफ ओसिफिकेशन। ओसिफिकेशन के क्या क्या टाइप्स हैं? तो सबसे पहले आप मेम्ब्रेनस आता है और दूसरा आता है कार्टिलेजिनस। तो एम्ब्रियोनिक मेसेनकाइमल टिश्यू भी हमने बात की थी, वही सेम लाइन है, और ये डायरेक्टली फॉर्म करता है बोन को, जैसे मैंडिबल और क्लेविकल इसके अच्छे एग्जाम्पल है। तो क्या होता है मेम्ब्रेनस में? मेसेनकाइमल टिश्यू जो है वो डायरेक्टली बोन का फॉर्मेशन कर देते हैं, मैंडिबल और क्लेविकल इसके एग्जाम्पल है। फिर आता है कार्टिलेजिनस ओसिफिकेशन। द मेसेनकाइमल टिश्यू इज फर्स्ट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए कार्टिलेज। तो मेसेनकाइमल कहाँ से, मेसेनकाइमल टिश्यू जो है वो ट्रांसफॉर्म होगा पहले कार्टिलेज में, और बाद में ये कार्टिलेज है वो एक बोन के रूप में फॉर्म होगी। तो क्या प्रोसेस हुआ? सबसे पहले मेसेनकाइमल टिश्यू जो भी आया था पहले मेम्ब्रेन वाला, वो ट्रांसफ़र हुआ है कार्टिलेज के अंदर, और फिर कार्टिलेज ट्रांसफ़र हुई है बोन में, फॉर्म किया बोन को। ओके। उसके बाद में आती है बोन की ग्रोथ कैसे होती है, कौन कौन से कारक इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो बोन की ग्रोथ है वो जेनेटिक आनुवंशिक रूप से भी निर्भर करती है, और इन्वायरमेंट कैसा है बाहर का उसके ऊपर डिपेंड करती है। ज़्यादा स्ट्रगल वाला अगर इन्वायरमेंट है तो उसकी बोन है वो ज़्यादा मजबूत होंगी, ज़्यादा ग्रोथ वाली होंगी, ये ध्यान रखना। ठीक है। नीचे लिखा है यूजुअली बोन ग्रोथ इज बिगिन फ्रॉम अबाउट 6 वीक आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो बोन बनना कब स्टार्ट हो जाती है, बोन की ग्रोथ कब स्टार्ट हो जाती है? निषेचन फर्टिलाइजेशन की 6 वीक्स के बाद में, तब स्टार्ट हो जाती है, 6 सप्ताह। और बोन ग्रोज इन लेंथ बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स इन द एपिफाइसियल प्लेट और कार्टिलेज। तो बोन की ग्रो कैसे होगी? लेंथ में, लंबाई में कैसे वृद्धि होगी? मल्टीप्लिकेशन यानी गुणन करेगी सेल्स आपस में, एक से दो, दो से चार ऐसे गुणन करके जाएगी, और फिर वो एपिफाइसियल प्लेट बना लेगी कार्टिलेज का। बोन ग्रोथ थिकनेस में कैसे होती है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल इन डीपर लेयर ऑफ पेरियोस्टियम। तो बोन की थिकनेस कैसे होती है? डीपर लेयर ऑफ पेरियोस्टियम वाली सेल जो है उनके अंदर मल्टीप्लिकेशन होगा, तब जाके बोन की जो थिकनेस है वो बढ़ेगी। बोन ग्रो बाय डिपोजिशन ऑफ न्यू बोन्स ऑन द सरफेस एंड एट द एंड्स। तो बोन ग्रो कैसे करेंगी? डिपोजिशन हो रहा है न्यू बोन का सरफेस के ऊपर, है ना, या फिर एंड के ऊपर, तो उस हिसाब से बोन है वो ग्रो करती है, नई बोन बनती है। थस द प्रोसेस ऑफ बोन डिपोजिशन बाय ओस्टियोब्लास्ट इज कॉल्ड ओपोजिशनल ग्रोथ। ओस्टियोब्लास्ट हमने सेल पढ़ी थी, ओस्टियोब्लास्ट सेल, तो उसी का यहाँ पे बात हो रही है, डिपोजिशन हो रहा है उस सेल से, और उसको बोलते हैं ओपोजिशनल ग्रोथ। अनवांटेड बोन इज बीइंग कंटिन्यूसली रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ ओस्टियोब्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट सेल अभी हमने देखा था यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे बोन फॉर्मेशन में काम आ रही है, और ओस्टियोक्लास्ट सेल जो है वो बोन रिमूवल में काम आ रही है। देखिए, अनवांटेड बोन निकालने के लिए, जो हमारे शरीर के लिए काम की नहीं है, उन बोन को निकालने के लिए यहाँ पे कौन काम आ रहा है? ओस्टियोक्लास्ट सेल काम में आ रही हैं। ठीक है। और इस प्रोसेस को रीमॉडलिंग कहते हैं, यानी अनवांटेड बोन को शरीर से बाहर निकालना, धीरे धीरे उसका अपघटन करके, तोड़ के उसको, हड्डी को, इसको रीमॉडलिंग बोलते हैं। उसके बाद में आती है फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ ऑफ बोन। किसी भी बोन की ग्रोथ को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, कारक प्रभावित करते हैं, उसके बारे में। सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन एक तो करता है, कार्बोहाइड्रेट करता है, मिनरल्स आ गए, विटामिन आ गए, हार्मोन्स आ गए, ये सारे के सारे एक बोन की ग्रोथ के लिए, प्रॉपर ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। क्या क्या? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, विटामिन और हार्मोन। तो सबसे पहले विटामिन ए की बात करते हैं। कंट्रोल द एक्टिविटी, कोऑर्डिनेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओस्टियोक्लास्ट। दोनों ही सेल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ओस्टियोब्लास्ट। उसके लिए विटामिन ए ज़रूरी है, कंट्रोल करता है एक्टिविटी को और कोऑर्डिनेशन को। यानी कि ओस्टियोब्लास्ट सेल है वो किस टाइप से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कहाँ कहाँ कितना लगाना है, वो काम करेगा विटामिन ए, मतलब उसमें हेल्प करेगा। विटामिन डी, इट इज़ ए नेसेसरी फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम का अगर एब्जॉर्प्शन करवाना है तो विटामिन डी चाहिए, एंड फॉस्फोरस वो भी चाहिए, फ्रॉम इंटेस्टाइनस विच हेल्प इन प्रॉपर ओसिफिकेशन। तो इंटेस्टाइन से हमें चाहिए विटामिन डी कैल्शियम बनाने के लिए, या फिर फॉस्फोरस बनाने के लिए। तो वो जो विटामिन डी है वो हम कहाँ से लेंगे? इंटेस्टाइन से लेंगे, और वो प्रॉपर ओसिफिकेशन में
भाग लेगा। फिर आता है विटामिन सी। विटामिन सी जो है वो नेसेसरी होता है मेंटेनेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैट्रिक्स। किसी भी सेल का ऑर्गेनिक मैट्रिक्स वाला भाग जो है उसको मेंटेन करने के लिए विटामिन सी हमें चाहिए। हार्मोन, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ग्रोथ हार्मोन, यानी जो वृद्धि हार्मोन है सफिशिएंट अमाउंट में वो चाहिए हमें। जैसे कि थायराइड बोन है, थायराइड कहाँ काम आती है, कैल्शियम के लिए। ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड, ये भी कैल्शियम से रिलेटेड है। एंड कैल्सिटोनिन, तो सारी की सारी बोन ये तीनों हैं, थायराइड, पैराथायराइड और कैल्सिटोनिन, ये सारे के सारे कैल्शियम से रिलेटेड हैं। इसीलिए हमारी जो बोन होती हैं उनके निर्माण में ये तीनों ग्लैंड भी और जो हार्मोन निकालती हैं वो यूजफुल है, और ये नेसेसरी है प्रॉपर ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए। ठीक है, अब हम कंपैरिजन देख लेते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है 5 नंबर में, बोन और कार्टिलेज के बीच में कंपैरिजन। तो बोन हार्ड होती है, कार्टिलेज फर्म होती है। मतलब बोन ज़्यादा हार्ड होती है, पूरा टाइट रिज्ड, लेकिन ये इतनी हार्ड नहीं होती, बेंट नहीं हो सकती पर हार्ड नहीं होती इतनी। और बोन का मटेरियल है वो फ्लेक्सिबल नहीं होता, मतलब उसमें लचक नहीं होती, और उसको ओशियन बोलते हैं, मटेरियल कोल्ड ओशियन। इसमें कॉन्ड्रोटिन पाया जाता है और ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। बोन के पास में बढ़िया रिच नर्व सप्लाई होती है और वेस्कुलर नेचर की होती है, जबकि इसके पास में कोई नर्व सप्लाई नहीं है। बोन के अंदर बोन मैरो पाया जाता है, जबकि कार्टिलेज के अंदर बोन मैरो नहीं पाया जाता। बोन के अंदर जो ग्रोथ है वो ओपोजिशन से होगी, सरफेस के ऊपर एक एक करके परत चढ़ेगी ना, तब जाके ग्रोथ होती है बोन की। लेकिन यहाँ पे ओपोजिशन से और इंटरस्टिशियल से हो सकती है दोनों, यानी फ्रॉम से विद इन भी हो सकती है और ओपोजिशन से भी हो सकती है। तो ये हो गया बोन और कार्टिलेज में एक छोटा सा डिफरेंस। फिर आती है इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि अक्सर पूछी जाती है डिप्लोमा में, अप्लाइड एनाटॉमी। अप्लाइड एनाटॉमी में हमारा क्या क्या इससे संबंध है, हमारा जो कोर्स है उसका क्या संबंध है इस लेक्चर के साथ, वो आता है इसमें। जैसे स्केलेटन सिस्टम बोन के साथ क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले आता है फ्रैक्चर। फ्रैक्चर आप नॉर्मल सुना होगा, फ्रैक्चर का नाम, कोई हड्डी वगैरह टूट जाए तो फ्रैक्चर हो जाता है इस टाइप से। ए फ्रैक्चर इज ए ब्रेक इन ए बोन, हड्डी में टूट गई, और मटीरियल ऑफ टेन कोजिंग पेन, यानी उसके मटेरियल में कोई गड़बड़ हो गई या फिर वो हड्डी टूट गई जो कि पेन कोज कर रही है, पेन कर रही है और स्वेल कर रही है, सूजन आ रही है। एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी रिक्वायरिंग मीडियल अटेंशन, और वो क्या चाहती है, मेडिकल अटेंशन चाहती है। तो वो आती है आपकी फ्रैक्चर के अंदर, तो दर्द करती है और कोई हड्डी टूट सकती है, स्वेल कर सकती है। ठीक है, ये सारी की सारी उसकी प्रॉपर्टीज हो जाएंगी। फिर आता है हीलिंग। हीलिंग का मतलब हील करना किसी भी चीज़ का, मतलब क्या बोलते हैं, वापस से रिस्टोर करना अपनी पावर को, है ना। जहाँ से टूट गई, उसका हड्डी टूट गई, उसका वापस डिपोजिशन करके भराव करना, ऐसे कुछ मान लीजिए। या फिर कोई आपके शरीर में चोट लग गई, उसको भराव करना हीलिंग होता है, एक टाइप से हील कर रहा है शरीर। इट इज़ ए नेचुरल प्रोसेस वेयर दी बॉडी रिपेयर इटसेल्फ, मतलब बॉडी अपने आप रिपेयर करती है। रिस्टोरिंग हेल्थ एंड फंक्शन आफ्टर इंजरी और इलनेस, यानी कि बॉडी की एक ऐसी नेचर है या ऐसा प्रोसेस है नेचुरल, जो क्या करता है, जैसे इंजरी हो गई या फिर इलनेस हो गई तो उसको हील करता है, रिपेयर करता है अपने आप। ठीक है, और कई बार क्या होता है, ज़्यादा अगर हो जाए ये चीज़ तो हम मेडिकल ट्रीटमेंट से इसको ठीक करते हैं, ये होता है हीलिंग। तो हील का मतलब बॉडी स्वयं अपने प्रोसेस से हील कर रही है अपने आप को, रिस्टोर कर रही है। रिकेट आता है, विटामिन डी की कमी से हो रहा है। इट इज़ ए रेयर बोन डिसऑर्डर, बहुत ही कम पाया जाता है, मेनली अफेक्टिंग चिल्ड्रन, छोटे बच्चों में पाया जाता है। रिजल्टिंग फ्रॉम विटामिन डी, विटामिन डी की कमी होने से रिकेट्स हो जाता है। और डिफिशियंसी कोजिंग वीकनेस, बोन डिफिमिटीज एंड ग्रोथ इशू, तो बोन की ग्रोथ वगैरह उसमें भी दिक्कत आ सकती है, वीकनेस आ सकती है। ये सारे के सारे रिकेट्स के लक्षण हैं। ठीक है, विटामिन डी सूर्य से मिलता है, विटामिन डी की कमी हो जाती है बच्चों में इनमें। फिर आता है ओस्टियोपोरोसिस, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अस्थि, मुझे याद नहीं है हिंदी में क्या बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस को। इट इज़ ए कॉमन बोन डिजीज़, बहुत ही सामान्य होता है। अस्थि, अस्थि से अलग होता है, नहीं याद नहीं आ रहा। इट इज़ ए कॉमन बोन डिजीज़ ऑफन इन ओल्डर अडल्ट,
यानी हड्डी का जो मटेरियल होता है वो धीरे धीरे वो हो जाता है, डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं। तो इट इज़ ए कॉमन बोन डिजीज ऑफन इन ओल्डर, बुजुर्ग लोगों में होता है, करेक्टराइज बाई लो बोन मटेरियल। ये देखिए बोन का मटेरियल कम हो जाता है, उसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। हिंदी में मुझे याद नहीं है इसका क्या नाम है। फिर आता है ओस्टियोमेलासिया मेलाकिया। इट इज़ ए सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स ड्यू टू विटामिन डी डिफिशियंसी, यानी बोन सॉफ्ट हो जाती है इसके अंदर ऑस्टियोमेलासिया में। और ये किसके कारण होता है? विटामिन डी की कमी से। और अदर मिनरल इनबैलेंस हो जाते हैं, लीडिंग टू पेन, वीकनेस एंड डिफॉर्मिटीज़। या फिर अदर मटीरियल, विटामिन डी के अलावा कोई अदर मटीरियल है उससे भी इनबैलेंस हो गया तो भी ये हो सकता है, और ये पेन करेगा, वीकनेस करेगा और डिफॉर्मिटीज़ कर देगा बोन के अंदर। ठीक है, तो ये है ऑस्टियोपोरोसिस का। आप एक बार गूगल करके देख लेना, हिंदी में क्या है मुझे याद नहीं आ रहा। अस्थि कायता क्या बोलते हैं। चलो ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।